ये कहानी सिर्फ वोटों की नहीं है, ये कहानी है सदियों के संघर्ष की। अपमान से सम्मान तक के सफर की और उस आवाज की जिसे लंबे समय तक दबाने की कोशिश की गई। उनसे सड़कें बनवाइए, उन्हें सड़कों पर चलने मत दीजिए। वो घोड़े पाले लेकिन घोड़े पर बैठ न पाए। काशीराम और मायावती ने मिलकर एक ऐसी राजनीति खड़ी की जिसने दलित समाज को सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं दिया बल्कि सत्ता का स्वाद भी दिया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगा। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। समय बदला, राजनीति बदली, नए समीकरण बने और कभी वो दलित वोट बैंक जो बसपा के साथ मजबूती से खड़ा था, वो आज वोट बैंक बीजेपी के पास सशक्त रूप से है। तो कहीं कुछ हिस्सों में समाजवादी पार्टी भी ये क्लेम करती है कि दलित उनके साथ है, उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की क्या भूमिका होगी, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के दलितों की राजनीति की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी भारत का खास कार्यक्रम सियासी किस्सा। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की शुरुआत आजादी के पहले के समय से मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में सबसे पहले दलित राजनीति का उदय देखने मिलता है। अगर आप प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे तो जहां तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां पर तलपति विजय सीएम बने हैं। उन्होंने भी अपनी राजनीति में इस 1-1.5 साल के प्रचार में दलितों को केंद्र में रखा है। साउथ में कई ऐसी पार्टी भी है जो सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात करती है, उनके उत्थान की बात करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों की औपचारिक और स्पष्ट भूमिका 1980 के दशक से शुरू होती है, क्योंकि तब एक महत्वपूर्ण फैक्टर, कई ऐसे नेता, ऐसी पार्टियां यूपी में चुनावी राजनीति में और राजनीति में आ चुकी थी जो कि दलितों की बात करती थी। आजादी के बाद शुरुआती सालों में यूपी की दलित आबादी कांग्रेस के साथ थी। दलितों को कांग्रेस अपना रिमोट कंट्रोल समझती थी और उस तरीके से ही दलितों को चलाया जाता था। अगर कांग्रेस कहती दलितों को कि उठो तो उठते थे, कहती कि बैठ जाओ तो बैठ जाते थे। दलित कठपुतली थे और रिमोट कांग्रेस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कठपुतली नहीं, कांग्रेस का रिमोट नहीं, बल्कि हर उस राजनीतिक दल का जिसने दलितों के वोट लिए और फिर उन्हें चलता किया। दलितों के पास अपनी आवाज उठाने के लिए कोई खुद का संगठन नहीं था। कभी कांग्रेस के बैनर तले आना पड़ता था तो कभी किसी और पार्टी के। उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बनने के साथ दलितों के समर्थन में थोड़ा सा बदलाव हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए यह बदलाव ज्यादा मायने नहीं रखता था। कांग्रेस को यह लगता था कि दलित उसे छोड़ेगा नहीं, उससे कहीं जाएगा नहीं, वोट कांग्रेस को ही मिलेगा। 70 के दशक में उसके आखिर में कांग्रेस के कमजोर पड़ने से दलित वोट दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ बढ़ने लगा और 1984 में बसपा के उदय के साथ दलित आबादी एक ही पार्टी के बैनर तले एकजुट हो गई, जो कि बसपा थी। ये शायद पहली बार था जब दूसरी पार्टियों के बैनर तले चलने वाले दलित समाज को अपने दो नेता काशीराम और मायावती मिले थे। बसपा बन चुकी थी, जिसे दलितों की पार्टी के रूप में देखा जाने लगा। मायावती के नेतृत्व में फिर यूपी में कई चुनाव भी हुए, बसपा जीती भी, हारी भी, अच्छी परफॉर्मेंस भी की। 2007 के विधानसभा चुनावों में राज्य की राजनीति में दलित आबादी का प्रतिनिधित्व करने में एक बहुत अहम भूमिका मायावती ने निभाई। 2012, 17 और 22 के 3 विधानसभा चुनावों के बाद से पार्टी को जो दलित समर्थन परंपरागत रूप से मिलता था, उसमें लेकिन फिर बदलाव देखा गया।
लेकिन अब दलित बिखर रहा है, या यूं कहूं कि अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाली जातियों में बिखराव हो गया है। बसपा के विपक्षी दलों ने यह साबित किया कि बसपा सिर्फ जाटवों की पार्टी है, और इसके चलते जो एससी वर्ग की और अन्य जातियां हैं वो बसपा से दूर हुई है। और भी अन्य कई जातियां हैं जो कि दलितों में आती हैं। अब दलित क्या है इसे भी समझना होगा। आपको समझना होगा कि दलित शब्द का अर्थ क्या होता है। दलित शब्द एक ऐसे वर्ग के रूप में समझा जाएगा जो आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी में आता है। अगर आप इसे गांव में देखें, आम बोलचाल में देखें तो आपने हरिजन सुना होगा, या अगर आप और आसान शब्दों में समझे, या यूं कहूं कि इस शब्द को बोलने में शर्म भी महसूस होती है मुझे, तो उसे अछूत कहा जाता था, जिन्हें आप छू नहीं सकते। आपने गांव में कई बार सुना होगा कि ये लोग अछूत हैं, इन्हें छुओ मत, ये आपके कुएं तक ना आए, पानी न पिए, घोड़े पर न चढ़े। आपको लगता होगा कि 21वीं सदी है, सब कुछ विकसित है, ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन अखबार खंगालिए, जाइए देखिए कि इस प्रकार की चीज आज भी इस भारत में होती है। सरकार कई कदम उठा रही है। तमाम नेता, राजनेता, प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो खुद कई बार इस बात को मंच से साफ करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि दलितों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार इस राज्य में सहा नहीं जाएगा। लेकिन दलित वह वर्ग भी है जो कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू जाति जो है, जो हिंदू समाज है, उसके एंड पॉइंट पर रहा है, उसके हाशिए पर रहा है, आखिर में रहा है। कहानी के तौर पर समझे तो 1947 देश आजाद हो चुका था, अंग्रेज जा चुके थे, लेकिन भारत के गांवों की तस्वीर अभी भी वैसी ही थी। खेत वही थे, जमींदार वही थे, और समाज में ऊंच नीच की दीवारें भी वैसी ही खड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाला दलित समाज आजादी का मतलब तो समझ रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव बहुत दूर था। उस दौर में अगर कोई एक राजनीतिक ताकत पूरे देश पर छाई हुई थी तो वो कांग्रेस थी। कांग्रेस को लगता था कि उन्हें छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि आजादी की लड़ाई का चेहरा थी। इसमें हर विचारधारा के लोग थे, समाजवादी भी थे, गांधीवादी भी थे, दलित नेता भी थे, इसमें स्वर्ण भी थे, इसमें जमींदार भी थे। गांव में लोग कांग्रेस को सरकार नहीं बल्कि देश मानते थे। यही वजह थी कि आजादी के बाद राज्य और समाज के बीच एक पुल के रूप में कांग्रेस को देखा जाता था। उत्तर प्रदेश के गांवों में जब पहली बार चुनावों की चर्चा हुई तब दलित समाज के सामने कोई बड़ा राजनीतिक विकल्प नहीं था, कोई मौजूद नहीं था। गांव का प्रधान, स्थानीय नेता, सरकारी अफसर, इसका सबका संबंध कांग्रेस से था, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे में दलित भी उसी धारा में बहने लगा। उस समय राजनीति जाति के खुले टकराव से नहीं दिखती थी। दलितों को कांग्रेस के भीतर ही जगह देने की कोशिश की जाती थी। कुछ नेताओं को संगठन में स्थान, तो कुछ नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका। इससे दलित समाज में यह भरोसा पैदा हुआ कि शायद कांग्रेस ही वो पार्टी है जो उनकी आवाज है और उनकी आवाज को आगे पहुंचा सकती है। लेकिन गांव में चुनाव का माहौल अलग होता था। कई जगह दलित मतदाता खुद फैसला नहीं करते थे। गांव में जो प्रभावशाली लोग होते थे वो कहते थे तो उनके अनुसार वोट डालते थे, क्योंकि ज्यादातर प्रभावशाली तबका कांग्रेस के साथ था। इसीलिए एससी के अधिकांश वोट भी कांग्रेस की तरफ जाते थे। हालांकि उस दौर में भरोसेमंद सर्वे बहुत कम मिलते थे, लेकिन गांवों में जो किताबें लिखी गई, जो अखबार आए, जो आर्टिकल्स हुए उस समय के, अगर आप रेडियो सुने, अगर आप अखबार पढ़ें, अगर आप राजनीतिक दस्तावेज देखें, तो ये सब यही बताते हैं। या फिर अगर आप जबानी सुने, अगर आप अपने पुरखों की बात सुने, दादा की बात सुने, तो आपको ये समझ आएगा कि आजादी के बाद लंबे समय तक दलित मतदाता कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार था। दरअसल दलितों को एक उम्मीद थी। उम्मीद इस बात की थी कि आजादी के बाद शायद उनकी सामाजिक स्थिति बदलेगी, शायद अब उन्हें बराबरी मिलेगी, शायद अब सत्ता के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे। लेकिन धीरे धीरे दलितों को महसूस हुआ कि सिर्फ वोट देने से उनकी जिंदगी पूरी तरह नहीं बदल रही है। सत्ता में उन्हें जगह चाहिए, मौजूदगी चाहिए, जो कि सीमित थी। फैसले अब भी वही लोग लेते थे जो वर्षों से ताकतवर थे। और यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सवाल ने जन्म लिया कि क्या दलित सिर्फ कांग्रेस का वोटर बनकर रहेगा
और कैसे उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति बदलेगी। यही सवाल आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से बदलने वाला था। अब अगर आप जाति व्यवस्था देखें तो जाति व्यवस्था के दो चरम ध्रुव हैं, यानी ऊंची जातियां और अनुसूचित जातियां। वहीं अगर आप कांग्रेस में देखें तो ज्यादातर ऊंची जातियों के लोग प्रतिनिधित्व पाते थे। 1956 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंबेडकरवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ तो दलित आंदोलन को एक नया सफर मिला, एक नया मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने सफलता में एक छोटे से दौर के बाद फिर से वैसी ही समस्याओं का सामना किया और उसका पतन हो गया। 1960 के दशक में आखिर में ये भी पार्टी कांग्रेस पार्टी में विलीन हो गई। ये कहा जा सकता है कि यूपी में आरपीआई की चुनावी सफलता बहुत कम समय के लिए रही और 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत दलित आंदोलन देखने को नहीं मिला। 1970 और 1980 के दशक में पार्टी के भीतर बेकाबू गुटबाजी के कारण कांग्रेस का सामाजिक आधार भी बिखर गया और कांग्रेस की व्यवस्था ही टूट गई। इस दौरान दलितों का झुकाव दूसरी पार्टियों की ओर हुआ। जातिगत हितों, पहचान का प्रतिनिधित्व, पहचान का खतरा, राज्य में मजबूत पकड़, इन सब ने दलितों को कांग्रेस से अलग किया और जो यूपी में लोकतंत्रीकरण की जो प्रक्रिया नीचे की ओर से बढ़ रही थी, तेजी से बढ़ रही थी, उसमें निचली जातियों का उभार हुआ। ओबीसी और दलितों को लामबंद करने की दूसरी एक लहर यूपी में चल पड़ी। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और 90 के दशक में पूरी तरीके से कांग्रेस के पतन में दलितों ने एक अहम भूमिका यूपी में निभाई। इस मौके का फायदा उठाते हुए दलित नेताओं ने दलित आबादी को लामबंद करने और अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश। यूपी में दलितों को इस तरीके से लामबंद करने का सबसे अहम उदाहरण बसपा का गठन था, बहुजन समाज पार्टी का गठन था, जिसका स्थापना कांशीराम ने। अगर एक सेंट्रिक होकर के यूपी में दलित और बसपा की बात करें, सिर्फ और सिर्फ यूपी में दलितों की और बसपा की, जब उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति की बात आती है तो इसकी औपचारिक शुरुआत 1980 के दशक से मानी जाती। यह वही समय है जब दलितों में राजनीतिक चेतना भी जीरो थी। ये बात आपको सुनने में खराब लगेगी, लेकिन सही और सच बात यही है कि राजनीतिक चेतना जीरो थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के साथ कांशीराम ने वैसा ही राजनीतिक रास्ता अपनाया, दलितों को एकजुट किया। 1981 में उन्होंने DS4 बनाया। क्या था DS4? दलित शोषित संघर्ष समिति, या यूं कहूं दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, इसकी स्थापना कर दी। 1984 में बसपा की स्थापना कर दी। बसपा में कांशीराम से मायावती को पावर ट्रांसफर भी हुआ, 2003 में हुआ। मायावती ने इसे शक्तिशाली रूप से, राजनीतिक रूप से राज्य में उतार दिया, 2007 का चुनाव भी जीते। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 80 का दशक उत्तर प्रदेश में दलितों में राजनीतिक चेतना की एक औपचारिक शुरुआत, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन यूपी में दलित लामबंदी की केंद्रीय भूमिका इस बात से स्पष्ट होती है कि सभी राजनीतिक दल दलितों का समर्थन पाने के लिए आपस में होड़ करते थे। होड़ ऐसे करते थे कि समाजवादी पार्टी बनाई मुलायम सिंह यादव ने, उन्हें यह लगने लगा कि उन्हें साथ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ओबीसी जातियों का। बड़ी जातियां जो उच्च जातियां हैं वो उनके साथ लग नहीं रही थी। चुनाव जीतने के लिए उन्हें चाहिए थी SC जाति। अब SC जातियां किसके पास थी? बसपा के पास। तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया? बसपा का साथ लिया, गठबंधन किया मुलायम सिंह और कांशीराम ने। ऐसे दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। लेकिन जो बसपा ने दलितों को पहचान दी, उससे दलितों को शहरी रूप में भी पहचान मिली, शिक्षित मध्यम वर्ग के रूप में पहचान मिली, और जो ग्रामीण गरीब तबका था वो धीरे धीरे पढ़ाई की ओर बढ़ने लगा। उसमें चुनाव का एक अट्रैक्शन भी आया। उसने ये सोचा कि चुनाव में पंच का, सरपंच का, पार्षदी का, मैं MLA का, MLC का, किसी भी चुनाव में उतर सकता हूं। अपनी वोटिंग पावर को और वोट ट्रांसफर पावर को, साथ में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाने की पावर है, इसको दलित समझने लगा था। इसी अट्रैक्शन के चलते राज्य के कई हिस्सों में बसपा को एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ था। अब ये बात करते हैं कि दलित राजनीति का स्वरूप बदला कैसे, इसके कारण क्या हुए, परिणाम क्या हुए। 2012 और 17 के विधानसभा चुनावों में बसपा को 403 में से अगर देखें
तो पहले 12 में 80 सीट मिली, 17 में वो 19 हो गई और 22 में 403 में से सिर्फ और सिर्फ एक सीट, वो भी उमाशंकर सिंह जीते। वो यहाँ पर बसपा का चुनावी परफॉर्मेंस। अगर कुल वोटों के प्रतिशत में भी गिरावट देखें तो काफी बड़ी है। 2012, 17 और 22 के विधानसभा चुनावों में पहले 12 में 25.91% वोट पड़ा बसपा को दलितों का, फिर 22.23% 2017 में और 22 आते आते ये आधा हो गया, 12.88%। लोकसभा चुनावों के दृष्टिकोण से देखें तो वैसी की वैसी स्थिति रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट जीतने में असफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 10 सीटें जीत पाई, यानी कि दलित राजनीति पर खड़ी हुई बसपा भी वो सफलता नहीं देख पाई जो उसके नेता सपने देखते थे। कुछ उभरते दलित नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण हमेशा से दलित वोट बैंक में इस प्रकार की चीजें हुई है कि उन्हें दलित वोटरों को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे, बल्कि उनके नेताओं को उससे ज्यादा मिला जो वो सोचते थे। यानी कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर मैं दलित समाज से आता हूं, अगर मैं मायावती को ये सोचकर वोट दे रहा था कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, तो मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन मायावती अगर सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही थी कि वो विधायक बनेंगी, तो वो अपनी सोच से ऊपर मुख्यमंत्री तक बन गई। ऐसे में ये दूसरी पार्टियां और तमाम लोगों ने हमेशा दलितों का फायदा उठाया। ये बसपा के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हुआ कि जिसे जब तक दलितों की प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र पार्टी माना जाता था, उस पेराफेरल को, उस एक टैबू को तोड़ दिया भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। ये उसका एक अच्छा उदाहरण है, जिन्हें दलित वोट बैंक पर बसपा के वर्चस्व के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। बसपा ने पार्टी में ब्राह्मणों और उच्च जातियों को शामिल करके अपनी केवल दलितों वाली जो छवि थी कि हम सिर्फ और सिर्फ दलितों की पार्टी है, उसे छोड़ा था। 2007 सोशल इंजीनियरिंग की उसका जादू चला, 2007 में सत्ता आई, लेकिन इसके साथ ही राज्य की दलित आबादी के बीच जो बसपा थी उसके लिए एक अविश्वास जो है वो पैदा हो गया। इसमें कोई शक नहीं था कि दलितों ने हमेशा बसपा को ही वोट दिया है और अभी तक बसपा को वोट देना बंद नहीं किया है। अच्छा फ्रैक्शन है दलितों का जो कि बसपा को वोट देता है, लेकिन उसमें विभाजन हुआ है, डिवाइड हुआ है। 2012 के विधानसभा चुनावों के बाद जो सभी चुनाव हुए हैं उसमें बसपा के वोट में जो प्रतिशत है उसमें गिरावट ये साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन इस गेम में एंट्री एक और दलित नेता की होती है, जिनका नाम चंद्रशेखर रावण है, जो कि आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक है और मौजूदा वक्त में नगीना लोकसभा से सांसद भी है। चंद्रशेखर तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, वो अपनी पढ़ाई करने अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन सहारनपुर में एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वो समाज सेवी बन गए और ऐसे समाज सेवी बने कि बाद में लोकसभा भी जीत गए। उन्होंने जातिगत भेदभाव और संघर्ष के मद्देनजर भीम आर्मी का पहले गठन किया। भीम आर्मी की स्थापना दलित एक्टिविस्ट सतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन आर्य ने की थी। सितंबर साल 2016 में सहारनपुर के छुटमलपुर में स्थित AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें पहली बार ये भीम आर्मी का जो संगठन था ये चर्चा में आया। चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए। चर्चा में आने की वजह थी जाति संघर्ष की। हिंसा के आरोपों के बीच भीम आर्मी के मुख्य कर्ता धर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। चंद्रशेखर की अगुवाई में कई युवा नेता जो भीम आर्मी में थे वो आगे बढ़े। भीमराव अंबेडकर और काशीराम को आदर्श मानकर उनके विचारों को आगे लेकर भीम आर्मी चलने की बात करती है। जब 5 मई 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई थी, इस हिंसा में कथित तौर पर दलितों के 25 घर जला दिए गए थे और एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाला और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भीम आर्मी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और धीरे धीरे यहाँ से मायावती की थोड़ी बहुत जगह लेकर के चंद्रशेखर स्टेप बाय स्टेप दलित राजनीति में आगे बढ़ने लगे। फिर 15 मार्च 2020 को काशीराम जयंती के अवसर पर ही आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना कर दी गई। ये कदम 2014 में स्थापित उनके सामाजिक संगठन भीम आर्मी के विस्तार के रूप में सामने आया, यानी कि ये उसका ही एक्सपांशन था। मायावती के बाद अब चंद्रशेखर वो चेहरा है जो दलित राजनीति का केंद्र है। उन्होंने पार्टी के गठबंधन को भी आगे बढ़ाया है।
राजस्थान में नागौर से लोकसभा के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल की पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। 2023 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर यूपी से राजस्थान गए, वहां पर गठबंधन किया, लेकिन चुनावी परफॉर्मेंस इस गठबंधन का 0 ही रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर आप उसके बाद के देखें तो हरियाणा में जेजेपी के साथ चंद्रशेखर ने गठबंधन किया और दलित राजनीति को विस्तार देने की कोशिश की। ये एक उन्होंने अवसर पैदा किया। आखिर मैं आपको ये बताता चलूं कि काशीराम ने जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये वो लाइन नहीं थी, बल्कि ये वो बात थी कि राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती, उसे स्थिर करने की कोशिश। समय के साथ दलित राजनीति भी बदल गई। नई पीढ़ी के सामने नए सवाल खड़े हुए, रोजगार, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सम्मान, भागीदारी के सवाल। आज दलित वोट सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है, वो भाजपा की तरफ भी जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी खड़ा है। तो अब और भी कई अन्य दल हैं जो कि बहुजन राजनीति के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। यानी दलित राजनीति अब सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं रही है, ये हिस्सेदारी और शक्ति संतुलन की राजनीति है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। जो समाज कभी सत्ता के दरवाजे के बाहर खड़ा होता था, आज वही समाज वो दरवाजा लांघकर सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखता है। यूपी की राजनीति को समझना है तो दलित राजनीति को समझना होगा, क्योंकि इस राज्य में दलित सिर्फ मतदाता नहीं है, ये राजनीति की दिशा तय करने वाले और कुर्सी तक पहुंचने वाली अहम ताकतों में से एक है। और आने वाले समय में जब 2027, 2032 में और उससे आगे के चुनावों की बात होगी, तब भी उत्तर प्रदेश के सत्ता की कहानी दलित राजनीति के बिना कभी पूरी नहीं होगी। यह उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो पहले कभी खुद को सत्ता के केंद्र में देखना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। दलित राजनीति को लेकर, दलितों के उत्थान को लेकर, ये तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? दलित कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे यूपी के 2027 के चुनाव में, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के मैं आकाश आपसे ले रहा हूं विदा। आप देखते रहिए डीएनपी भारत।